स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, दोनों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। उसका कारण यह है कि पीएम मोदी ऑलरेडी इटली पहुंच गए हैं वहां पर G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। खबर आप देख सकते हो, पीएम मोदी इन इटली फॉर G7 समिट सेट फॉर बायलैटरल मीट विथ मेलोनी। तो हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है G7 के बारे में जानना, क्योंकि आपको समझना है कि भारत G7 का पार्ट ना होकर भी हमेशा, अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों से भारत को बार बार इनवाइट किया जाता है। तो आखिरकार इसका कारण क्या है, G7 का इतिहास क्या रहा है और आज के डेट में क्या G7 रेलेवेंट है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये सारे मुद्दों के बारे में हम थोड़ा समझेंगे ताकि ये जो G7 का समिट हो रहा है उसके बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि अगर आप 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नया GS फाउंडेशन बैच 3 लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। मैं आपको बता दूं, इन सभी में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो इसको अवेल करने के लिए स्पेशली अभी ऑफर चल रहा है, कल तक 15 जून तक। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया, पीएम मोदी कल देर रात को खबरें आ रही थी, तस्वीरें आ रही थी कि वो इटली के लिए रवाना हो रहे हैं। और जब मैं आज सुबह उठा तो पता यह भी चल गया कि पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको G7 समिट में पार्टिसिपेट करना है। और देखिए, यहां पर उनके रवाना होने के बाद जो पीएमओ ऑफिस है, जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वहां से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। और देखिए उसमें पीएम मोदी ने क्या कहा है, एट द इन्विटेशन ऑफ पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनके इन्विटेशन पर मैं इटली में एक रीजन है अपूलिया रीजन, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि अपूलिया समिट, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, ये G7 समिट से रिलेटेड है। तो इटली का ये मैप अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये है आपका पुगलिया। अपुगलिया बेसिकली यहां पर इसको अपूलिया भी कहा जाता है। तो अपूलिया रीजन ये है। और ध्यान रखिएगा यहां पर इसका कौन से सी के साथ जो बॉर्डर है वो जुड़ता है, वो है एड्रियाटिक सी। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी आप सभी को पता है। तो नीचे आयोनियन सी ध्यान रखिएगा, ऊपर एड्रियाटिक सी। और वहीं पर अगर आप देखोगे राइट साइड में इस अपूलिया रीजन में ये आपको जगह दिख रही होगी बोर्गो एग्नेसिया, वहीं पर ये पूरा जो G7 समिट है वो हो रहा है। और इसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरा जो तीसरा टर्म स्टार्ट हुआ है उसमें पहला जो विजिट है वो इटली है। और साथ ही साथ उन्होंने याद किया 2021 में भी जब G20 की समिट हुई थी, वो भी इटली में हुई थी, तब भी पीएम मोदी वहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम G7 समिट की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर 7 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन भी है। तो ध्यान रखना है आपको, ये देश आप देख सकते हो, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, अमेरिका, इसके अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 कंट्रीज मिलकर बनते हैं G7। और इन्हीं के जो लीडर्स जब यहां पर एक साथ एकत्रित होते हैं, इनके हेड ऑफ द स्टेट, तो यहां पर जो समिट होती है उसी को हम कहते हैं G7 समिट ऑफ लीडरशिप। ठीक है, तो यहां पर यूरोपियन यूनियन भी है, यह भी ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि हर साल यहां पर जो वेन्यू है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछला वाला जो G7 समिट था वो 49th G7 समिट था और यह हुआ था जापान में। और इस बार ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 50th G7 समिट है और ये आपका इटली में इस समय हो रहा है। खैर, यहां पर अब अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो भारत के लिए बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक 11 बार भारत को बुलाया जा चुका है। मतलब ये जो भारत की तरफ से पीएम मोदी वहां पर गए हैं, ये 11th पार्टिसिपेशन होगा भारत का, क्योंकि भारत का मेंबर नहीं भी है। लेकिन उसके बावजूद भी रिसेंट टाइम्स में मैं आपको बता दूं, पिछले 5 बार से लगातार भारत को बुलाया गया है और पीएम मोदी लगातार पिछले 5 बार से हर बार G7 समिट में जाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को यह बात एहसास है, क्योंकि पहले तो भारत G7 समिट ज्वाइन नहीं किया था,
क्योंकि हमारा जो रेलेवेंस अगर आप देखोगे जीडीपी के टर्म्स में हम उतने शायद बड़े नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से भारत ने प्रोग्रेस किया है, भारत की इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए कहीं ना कहीं G7 समिट जब भी होता है तो उसमें भारत का पार्टिसिपेशन आपको देखने को ही मिलेगा। खैर, अगर हम G7 के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत कहां से होती है, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1973 का दौर अगर आपको याद हो, बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी पूरे दुनिया के अंदर, कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, जैसे कि ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा था। तो उस समय यहां पर G7 कंट्रीज के जो मतलब कि उस समय एक्चुअली 6 कंट्रीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक साथ आते हैं, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर एक साथ आते हैं पेरिस फ्रांस में, और तब जाकर यहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन अल्टीमेटली G7 फॉर्मल तरीके से बाद में आएगा 1975 में, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फेल हो रहा था, और ब्रिटेन वुड्स सिस्टम क्या था, बेसिकली उस समय जो सिस्टम बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, यहां पर जो यूएस डॉलर है उसको गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया गया था, यूएस डॉलर की जो करेंसी है, और दुनिया की बाकी की जो करेंसी है उसका जो वैल्यू है वो यूएस डॉलर के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करते करते यहां पर डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता गया। इसकी वजह से बाकी देशों के जो लीडर्स हैं वो चिंता में आने लगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, और कहीं ना कहीं यहां पर जो पूरा सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लग गया, और इसी की वजह से फाइनली दूसरे सिस्टम को लाने की कोशिश की गई। तो उस समय ये जो पूरा प्रॉब्लम्स चल रहा था, उसी को देखते हुए यहां पर जो मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं वो एक साथ आए, ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं दुनिया के उसको एक तरह से एड्रेस कर सकें। तो सबसे पहले जो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब हम G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज में माने जाते हैं, जो सबसे तेज रफ्तार से चल रही हैं, जो सबसे आगे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय इन्होंने काफी बड़ी छलांग लगाई, ये आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये उस समय की बात है, लेकिन क्या आज के डेट में इसका रेलेवेंस है वो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। और इसी की वजह से फाइनली क्या होता है, 1975 में पहला G7 समिट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1975 में फ्रांस के अंदर, और उस समय अगर आप देखोगे तो 6 देश एक साथ आए थे, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली और जापान। फिर 1976 में क्या होता है, कनाडा भी इसको ज्वाइन कर लेता है, और 1977 में यूरोपियन यूनियन, एक्चुअली पहले उसका नाम हुआ करता था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो ये भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जहां तक सवाल है G8 का, देखो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली G7 पहले G8 था। क्यों? 1998 में क्या हो गया था, रशिया ने भी G7 को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से यह बन गया था G8। लेकिन 2014 में आपको याद होगा रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, जिसकी वजह से वापस से ये बन गया G7, और इसीलिए आज हम इसको G7 कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि G7 कितना रेलेवेंट है आज के डेट में। देखो G7 बनाया क्यों गया था, मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक चैलेंजेस से से निपटने के लिए। तो यहां पर इकोनॉमिक फोरम था एक तरह से G7, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, ये ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करने लगा। मतलब ग्लोबली मान लो टेररिज्म का कोई मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी का कोई मुद्दा है, तो बहुत सारे इश्यूज को लेकर G7 यहां पर डील करने लग गया। लेकिन ऑल्दो मैं आपको बता दूं, इसका कोई परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक आपको परमानेंट सेक्रेटरीट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सार्क देशों की बात करें तो सार्क देश का सेक्रेटरीट कहां पर है, क्या आपको पता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर मैं बता देता हूं, नेपाल के काठमांडू में सार्क देशों का जो सेक्रेटरीट है। तो उस प्रकार से G7 जो कंट्रीज हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर सेक्रेटरीट नहीं है। जब भी यहां पर समिट होता है, जिसके पास भी प्रेसिडेंसी होती है, जैसे इस बार प्रेसिडेंसी है इटली के पास, तो इटली का एक टेम्परेरी सेक्रेटरीट बन जाता है। और जब यहां पर G7 समिट खत्म होता है, मतलब आज और कल जो G7 समिट चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो फाइनली यहां पर जो एक कम्युनिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाएगा कि किन किन मुद्दों पर यहां पर सहमति बनी है, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, चाहे वो ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड हो, यहां पर एजेंडा जो सेट किया गया है, डिसीजन क्या लिया गया है, वो सारी चीजें जारी की जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि आखिरकार इसके रेलेवेंस को लेकर क्यों सवाल उठ रहा है। बेसिकली क्या है कि 1970s में जब इसको बनाया गया था तब G7 बहुत पावरफुल हुआ करता था। ये जो 6-7 देश हैं अगर आप देखोगे तो ये आपस में मिलकर लगभग दुनिया की 50% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे। सोच के देखिए, अकेले ये 6-7 कंट्रीज। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे 2018-19 तक सिर्फ 30% ही जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भारत और चाइना बहुत तेजी से उभरे हैं। स्पेशली चाइना, आपको पता है पिछले 30 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ अचीव किया था, और भारत भी अब धीरे धीरे यहां पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब यहां पर और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर की मांग की जा रही है कि G7 भले ही कितना भी बोले, आप
आपस में डिसीजन ले ले, लेकिन भारत और चाइना को बाहर रखकर ऐसा कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए G20 अगर आप देखिएगा जो भारत में हुआ था पिछले साल, काफी ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी, तो G20 एक ज्यादा इंक्लूसिव स्ट्रक्चर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि G20 बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि G7 की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन अब G20 में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि G20 में बहुत सारे देश हैं। देखो G7 में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से नहीं है, भारत और चाइना को बाहर रखा हुआ है। वहीं G20 की बात करें तो इसमें इतने सारे कंट्रीज हैं कि एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पिछले साल भारत में जब G20 समिट हुआ था, आपने देखा भारत को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। रशिया आर्ग्यू कर रहा था, यूएस अपना स्टैंड ले रहा था, खैर फिर भी है वो सारी चीजें हुई। और इसी की वजह से अब यहां पर प्रपोज जो किया जा रहा है वो ये है G7+। G7+ में क्या होगा, G7 कंट्रीज तो हैं ही हैं, प्लस यहां पर भारत को, चाइना को, ब्राजील को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये और ज्यादा इंक्लूसिव स्ट्रक्चर बन सकता है, इंस्टीट्यूट बन सकता है। खैर यहां पर कंसर्न्स की और अगर हम बात करें तो अगर आप देखिएगा यहां पर कई बार सहमति नहीं बनती है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। एक तो ये सारी प्रॉब्लम है इंक्लूसिविटी की, दूसरा प्रॉब्लम है यहां पर G7 के अंदर भी कई ऐसे चीजें हुई हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, आपको याद होगा, तो वो क्लाइमेट इश्यूज वगैरह को नकारते रहते थे, लेकिन G7 के बाकी लीडर्स कहते थे कि नहीं, क्लाइमेट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको एड्रेस करना चाहिए। और इनफैक्ट 2019 के समिट में यही हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। क्लाइमेट जो इश्यूज से रिलेटेड जो मीटिंग्स होनी थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। खैर जो भी है, चैलेंजेस होने के बावजूद भी कई बार G7 कंट्रीज ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जो पूरे दुनिया के फेवर में भी रहे हैं, मतलब कि आगे बढ़ने में मदद की है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस बार के G7 समिट का, 2024 में जो इटली में G7 समिट हो रहा है, तो कौन कौन से मुद्दे पर फोकस किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। बेसिकली 3-4 चीजें कही जा रही हैं। सबसे पहला है इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ट्रेड टेंशन हो गया, उस मुद्दे को कैसे निपटा जाए। फिर दूसरा यहां पर कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज आपको हर एक इंटरनेशनल फोरम के अंदर, हर एक समिट के अंदर इसका मेंशन देखने को मिलेगा। कैसे कार्बन एमिशन को कम किया जाए, एनर्जी जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज है उसको और प्रमोट किया जाए, तो उसको लेकर बातचीत होगी। और तीसरा है यहां पर देखो क्या है ना कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो हमने सीखा कि आगे चलकर और दुनिया में अगर इस तरह के पैंडेमिक आएंगे तो कैसे उससे हम और अपने आप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहां पर जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो और बेहतर कैसे हो सकता है। तो ये सारे मुद्दों पर भी बात होगी। और इसके अलावा भी आप देखोगे जो इस समय दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है चाइना और रशिया के साथ, वो सारी चीजें हो गई। इसके अलावा यहां पर दुनिया में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो डेटा प्राइवेसी का मामला है, साइबर सिक्योरिटी का मामला है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, वो सारी चीजें इस बार के G7 समिट में होने वाली हैं। और जहां तक भारत के प्रधानमंत्री जी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी, तो देखिए वो इटली पहुंचे हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, यहां पर अपॉर्चुनिटी होती है बायलैटरल टॉक्स की भी। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी होगा। एक्चुअली लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था वो दिसंबर 2023 में जो COP28 समिट हुआ था अबू धाबी में, वहां पर दोनों लोग मिले थे। और इस बार भी यहां पर दोनों लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे दोनों देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे सेशंस होने हैं, जैसे कि AI को लेकर, एनर्जी को लेकर, अफ्रीका को लेकर, मेडिटेरेनियन को लेकर, बहुत सारे मुद्दों पर पीएम मोदी भी डिस्कस करने वाले हैं। खैर आई होप कि अब आपको इस वीडियो के माध्यम से जो G7 के बारे में इतनी सारी चर्चा हो रही है, अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ये किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था 2023 में, ये आपको बताना है। उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।